हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के मेथड एजुकेशन पर। देखिए, हम सभी लोग आज का आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चंस का टॉपिक है आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आइसोमर में हम लोग देखेंगे सभी प्रकार के आइसोमर, यानी कि फंक्शनल आइसोमर मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, दोनों के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बॉन्ड का ब्रेकिंग देखेंगे। ए और बी टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग ब्रेकिंग देखेंगे। होमोलिसिस हो रहा है कि हेटेरोलिसिस हो रहा है, उसके हिसाब से कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, या फिर कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ रहा है। और इसके स्टेबिलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में आए हुए सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है डाइमेथिल ईथर एंड एथिल एल्कोहल आर, ये दोनों क्या है? CH3 CH2OH और CH3OCH3, ये चीज आपका लिखा गया है। तो ये दोनों आपस में क्या है? तो ये दोनों एक आइसोमर है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें जो है पोजीशन के डिफरेंट होने से, OH के ऑक्सीजन के पोजीशन के डिफरेंस होने के कारण फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए हैं। और जब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए हैं तब इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर, इस केस में द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा आपका आइसोब्यूटिल ग्रुप का स्ट्रक्चर है? तो हम आपको बता दें कि अगर कार्बन 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 यहां से अगर बॉन्डिंग किसी के साथ होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटिल, यानी कि नॉर्मल ब्यूटिल, जो कि आपका ये वाला कंपाउंड है ना। इसके बाद फिर अगर हम ये कार्बन 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 लिखे हैं, इसके साथ बॉन्डिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल। कौन सा ब्यूटिल? सेकेंडरी ब्यूटिल, या फिर 2 डिग्री का ब्यूटिल बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए, कार्बन है, इससे बॉन्डिंग है, लेकिन इसके साथ साथ ये 3 कार्बन से बॉन्डिंग हो गया, तब इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटिल बोलते हैं, है ना। आइसोब्यूटिल, BUTYL, आइसोब्यूटिल ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ब्यूटिल। तब ये वाला कौन सा होगा? ये होगा आपका टर्शियरी ब्यूटिल होगा, टर्शियरी ब्यूटिल, ये आपका ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। ये चीज हम ध्यान में रखेंगे, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल आइसोमर ऑफ पेंटेन-2-अल, पेंटेन-2-अल का फंक्शनल आइसोमर कौन सा है ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में भी। पेंटेन-2-अल का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, C कार्बन, एक OH। इसका फंक्शनल आइसोमर कौन है? अर्थात जितने भी OH वाले हैं, पेंटेन-2-अल, पेंटेन-3-अल और पेंटेन-1-अल, तो ये वाला जो ऑप्शन है ए वाला, ये तो आइडेंटिकल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वही है, पेंटेन-2-अल ही है। 3-अल और ये 1-अल, ये दोनों जो है कि फंक्शनल ग्रुप में, मतलब कि कार्बन के ऊपर OH अलग अलग जगह लगा दिए हैं। पेंटेन-1-अल में यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, हमने गलत बना दिया है ना, पेंटेन-2-अल बोला, हमने पेंटेन-3-अल का स्ट्रक्चर बना दिया है। पेंटेन ये है आपका, फिर से बनाते हैं, देखो C, ये यहां पर अगर होगा तो ये हो जाएगा पेंटेन-2-अल। ठीक है। अगर कार्बन है इस प्रकार से, यहां पर OH लगा देती है, हो जाएगा पेंटेन-1-अल, C, यहां पर है तो पेंटेन-3-अल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये पेंटेन-1-अल, पेंटेन-2-अल, पेंटेन-3-अल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये सभी तो जो है कि पोजिशनल आइसोमर है, OH का पोजीशन चेंज हो रहा है। फंक्शनल आइसोमर तब होगा जब फंक्शनल ग्रुप इस केस में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इसके बाद क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है, अर्थात हमारा जो एथॉक्सी प्रोपेन है यह फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। कैसे? CH3 CH2O CH2 सॉरी CH2 और एक और CH3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चैन आइसोमर एग्जिबिट हेप्टेन, हेप्टेन में टोटल कितने चैन आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो हम इसके लिए नया कॉपी लेते हैं, नया पेज लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग ड्रा करके देखते हैं।
सही है ना। देखिए सफेद कलर से बनाते हैं। देखिए इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना है, हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाना है। ये थोड़ा सा अगर हम बनाना चाहें तो हेप्टेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, सी 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 सी, कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7। इसके लिए एक फार्मूला होता है कि कितने कार्बन चेन है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम है, उसके आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हेप्टेन के लिए बनाने, अगर हम बनाने जाए तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा समय। इसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं 2n-4 + 1। इस फार्मूले से हम बता सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइसोमर होंगे। चैन आइसोमर के लिए ये फार्मूला होता है, यानी कि n की जगह पर क्या रखेंगे, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। तब यहाँ पर रखोगे 2 के पावर 7 - 4 + 1, तो 7 में से 4 गया 3, तो 2 के पावर 3 + 1, यानी कि 2 के पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2 + 1, यानी कि 8 + 1, यानी कि 9 आइसोमर इस केस में हो जाएंगे। कितने आइसोमर होंगे इसके, 9 आइसोमर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर वाला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि पाइपिरिडीन, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पाइपिरिडीन। तो सबसे पहले हम पाइपिरिडीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है। इट इज ए हेट्रोसाइक्लिक एंड नॉन एरोमेटिक, ये वाला तो हमको सही लग रहा है क्योंकि नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को छोड़ करके सभी कार्बन जो है, नाइट्रोजन को लेकर के भी सभी कार्बन जो है क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर डी लोकलाइजेशन भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तब इस केस में हकल रूल को भी नहीं फॉलो करेगा, जिसके चलते कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। इट इज हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड नॉन एरोमेटिक नहीं, नाइट्रोजन लग गया है, जब नाइट्रोजन लग गया तो होमोसाइक्लिक तो नहीं होगा। इट इज होमोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, बिल्कुल गलत। इट इज हेट्रोसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, बिल्कुल गलत। ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ए पेयर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जिबिट पोजीशन आइसोमर। यहाँ पर कंपाउंड का पेयर दिया है, उसको हमें देख करके बताना है किसमें जो है कि पोजीशन आइसोमर है। एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, CCOCC, ये COCCC, ये हो गया। इसके अंदर कौन सा आइसोमर है, इसके अंदर मेटामेरिज्म है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा आइसोमर है, मेटामेरिज्म, यानी कि मध्यावता। मेटामेरिज्म क्या होता है, जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर बीच में अपना पोजीशन चेंज करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। एथेनॉल और मेथॉक्सी मीथेन, CH3 CH2OH, और मेथॉक्सी मीथेन मतलब CH3OCH3। इस केस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रही है, ठीक है। ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, CCCC डबल बॉन्ड और CCC डबल बॉन्ड C। इस केस में अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले वाले केस में डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है और इसमें डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है, तो ये आपका क्या है, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। अब अगला देखते हैं, ब्यूटेन एंड 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये तो आइसोमर ही नहीं है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, तब तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ब्यूटेन दे दिया है हमारे हिसाब से, और ब्यूटेनॉल दिया होता तो कुछ हद तक बात भी बन जाती। खैर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एल्किन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशन आइसोमर, इसमें से कौन सा पेयर है जो कि पोजिशन आइसोमर को दिखाता है, ये बताना है। तो पहला दिया है ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 1 इन एंड 2 मेथिल प्रोप 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन एंड 2 मेथिल प्रोप 1 इन, सॉरी ज्यादा हो गया, अभी हम बनाते हैं। 2 पर क्या है, मेथिल है, प्रोप 1 इन, ये। अगला ब्यूट 1 इन एंड 2 मेथिल ब्यूट 1 इन, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें 5 कार्बन हो गए हैं। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर वाला ही एक क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2
इन, ये पोजीशन आइसोमर होगा। ब्यूट 2 इन एंड 2 मेथिल प्रोपेन 1 इन, तो ये भी नहीं होगा। ब्यूट 2 इन और बार बार गलती बन जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इस केस में 2 मेथिल प्रोपोनिन ना, ये भी नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस केस में चैन आइसोमर है, पोजीशन का तो पता नहीं चल रहा है ना, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय मेथॉक्सी एथेन एंड प्रोपेन 1 इसमें कौन सा आइसोमर है भैया? बच्चे वाली क्वेश्चन है, ये वाला आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ग्रुप होगा, ठीक है ना। 72 का सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। देख सकते हो भाई, जिसको प्रॉब्लम होगा वो देख सकता है। COCC मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ठीक है। प्रोपेन 1 CCC OH, प्रोपेन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, ये होता है आपका फ्यूरेन। अगर इसमें पाई बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन लगा दें तब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में THF। ये क्या है इसके बारे में बताना है। इट इज ए होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, ना एरोमेटिक तो है ही नहीं, ये क्या है? ये आपका नॉन एरोमेटिक है ना, क्योंकि इसके अंदर सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण यह आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। इसके ऑक्सीजन के ऊपर लेवल पर इलेक्ट्रॉन है। फ्यूरेन एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है? हम लोग रूल में पढ़ चुके हैं कि जिसके पास साइक्लिक हो, प्लेनर हो, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो और हकल रूल को फॉलो करे तो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तब इस केस में आपका ये होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है ना, तो ये होमोसाइक्लिक है ना ये एरोमेटिक है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ना, हेट्रोसाइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नॉन बेंजीनाइड, एरोमेटिक भी नहीं है और बेंजीन की, हाँ नॉन बेंजीनाइड मतलब कि बेंजीन के जैसा नहीं है। हाँ, ये बेंजीन के जैसा भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है ना, ठीक। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक है? हाँ, ऑक्सीजन लग गया है। ये अगर ये होता, अगर ऑक्सीजन नहीं होता, इसके जगह पर सिर्फ कार्बन होता, फिर से बनाते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ कार्बन होता, तब ये होता आपका होमोसाइक्लिक। लेकिन जैसे ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर एथॉक्सी एथेन एंड मेथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी एथेन और मेथॉक्सी प्रोपेन में कौन सा आइसोमर होगा? तो बच्चे भी बता सकते हैं कि ये मेटामेरिज्म है ना, COCCC, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा? मेटामर्स, मेटामेरिज्म यानी कि मेटामर्स, है ना। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? अब यहां से शुरू होता है क्या? अब यहां से शुरू होता है कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करना। देखिए, हेट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच है 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, तब इस केस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लीजिए कि इस केस में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके निकले और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकले, यानी कि कार्बन पर आ जाए माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाए प्लस चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलिसिस। अब हम लोग इधर देखते हैं। In this electron rich and electron deficient species are formed। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बनता है। हाँ, यानी कि इसमें कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। हेट्रोलिसिस ऑफ मेथिल ब्रोमाइड फॉर्म्स मेथिल कार्बोकैटायन। हाँ, ये भी बात सही है। अगर हम CH3Br के बीच में अगर हम हेट्रोलिसिस कराते हैं तब इस केस में क्या होता है? इस केस में आपका यहाँ से ये बाहर निकलता है, तब CH3 पर प्लस चार्ज और ब्रोमीन पर माइनस चार्ज बनता है ना। CH3 प्लस चार्ज और ब्रोमाइड आयन बन जाता है। इस केस में ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट आकर्स व्हेन बॉन्डेड एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो है कि तब होता है जब बॉन्डेड एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हाँ, ये भी बात सही है। हमेशा AB टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए, AA टाइप का मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता है। जैसे अगर हम H के बारे में बात करें, Cl के बीच में बात करें, CC के बीच में बात करें, तब नहीं होगा, है ना। OA के बीच में हेट्रोलिसिस नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए शेयर्ड पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड ऑकर्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्या कोवेलेंट बॉन्डेड में? काम नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना। देखो, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन
ब्रोमीन के पास आ गए, क्रोमीन से खत्म हो गए। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए, हाइड्रोजन के पास से खत्म, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। समझ में आया ना? इसमें नॉट करेक्ट पूछा था तो यही नॉट करेक्ट है, बाकी सब सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट फॉर होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन किसमें होता है? ए टाइप के मॉलिक्यूल में होता है ना, ए टाइप के मॉलिक्यूल में होता है। होता क्या है इस केस में? होमोलिसिस के दौरान देखते हैं, जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकले, ये बोले कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तब इसके दौरान बनता है ए पर डॉट, यानी कि ए का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा, लेकिन इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर किया था इसके पास आ जाएगा, तो ए डॉट बनेगा, यानी कि ए पर आ गया फ्री रेडिकल, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। अगर हाइड्रोजन पर आता है तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन पर आता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, कार्बन पर आता है कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है ना? तब इस केस में क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तब इन दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर मूव्स टू वन बॉन्डेड एटम एंड अदर टू अदर एटम्स। हाँ, ये बात सही है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर वाले हैं वह एक ठो लेकर चला जाता है, दूसरा लेकर के चला जाता है, तो वही वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं और भी देख लेते हैं। इन दिस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक फॉर्म, नहीं, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एक का कम, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होनी चाहिए। इन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पुल्स करता है दोनों इलेक्ट्रॉन को अपसेयर्ड, नहीं, इस केस में तो दोनों, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ही नहीं आएगी ना। यह तब होगा जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, और जब सेम हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है या फिर फ्लोरीन है, तो इसमें जब दोनों सेम होगा तब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कौन किसका खींचेगा? दोनों बराबर है ना, तब जब दोनों बराबर है तो अपना अपना लेके जाएंगे, इसमें पुल और पुश की बात ही नहीं आएगी। इन दिस कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ना, देखिए ध्यान से, कार्बन पर जब फ्री रेडिकल आता है, जैसे कि हम CH3 डॉट के बारे में बात करें, हम इस पर बात करते हैं ना, CH3 डॉट के बारे में बात करें, तब हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर हम इसकी ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में बात करें तो ये है कार्बन के साथ ये ऑर्बिटल, हाइड्रोजन। ठीक है, इस केस में हाइड्रोजन आएगा तब ये और ये बनेगा। ठीक है, इसके केस में दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें किसे दिखाएं, इसे दिखाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इसके साथ साथ इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये ऑर्बिटल होते हैं, इस ऑर्बिटल में आपका एक ठो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है। तब इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है समझ में। कहीं कहीं पर इसका sp3 भी होता है, लेकिन वो बात अलग हो जाती है, अलग कंडीशंस होती है, उसके बारे में हम लोग कभी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। Which from the following pairs of compounds is an example of मेटामेरिज्म? कौन सा मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है? एथॉक्सी एथेन, है ना, CCOCC, इसके साथ साथ क्या दिया है, मेथॉक्सी प्रोपेन, COCCC, यही वाला एग्जाम्पल है किसका, मेटामेरिज्म का। B2 CCCCC डबल बॉन्ड, CCC डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, B2 तो ये किसका एग्जाम्पल है, पोजीशन आइसोमर का है। डाइमेथिल ईथर और एथिल एल्कोहल, ये फंक्शनल आइसोमर का एग्जाम्पल है, COCH, है ना, ये आपका फंक्शनल आइसोमर है। अगला नॉर्मल ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन, CCCC, नॉर्मल ब्यूटेन CCCC, ये हो जाएगा आपका चैन आइसोमर। बी वाला पोजीशन आइसोमर, सी वाला फंक्शनल आइसोमर, डी वाला चैन आइसोमर, ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा आपका मेटामेरिज्म। ठीक है ना? अब इसमें देखिए, द प्रोसेस AB का बॉन्ड है, ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर बनता है A+ और B-, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक में क्या होता है, ए और बी के बीच
बनेगा ही नहीं। किसके बीच बनेगा? ए और ए के बीच बनेगा, है ना। और इस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसको होमोलिटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक दूसरा इफेक्ट है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, देखेंगे। और ये इंडक्टिव इफेक्ट दूसरा चीज है। ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को, जैसे कि ए के साथ बी जुड़ा है, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इधर थोड़ा सा पुश करता है ना। तो ये दूसरा चीज है, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अगला टाइप्स ऑफ रिजेंट इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखिए आगे ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो आपके सामने फिर से दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, 79 और 80। आपके लिए होमवर्क है, करिएगा। अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।